दोस्तों आज के इस मॉडर्न जमाने में क्या कोई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि अमीर बनने की चाह में किसी दूसरे इंसान की बेरहमी से बलि चढ़ा दे। केरला के इस केस में ऐसा ही हुआ है। इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखें ताकि आप यह जान पाए कि अंधविश्वास का यह खौफनाक जाल आखिर कैसे बिछाया गया था और कैसे एक छोटी सी सतर्कता आपके और आपके परिवार की जान बचा सकती है। 11 अक्टूबर 2022 की वो दोपहर केरला के पथानमथिट्टा जिले के इलंथूर गांव के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। पूरा इलाका तब सन्न हो गया जब केरल पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम वहां के एक मशहूर आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट भगवत सिंह के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर के पिछवाड़े एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जिसे सुनकर पूरे हिंदुस्तान का कलेजा कांप उठेगा। मुख्य आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने जब घर के आंगन में खुदाई शुरू की तो जमीन के नीचे से जो कुछ बाहर निकला उसने कानून के भी होश उड़ा दिए। वहां जमीन के अंदर दो बेकसूर औरतों के बॉडी के अवशेषों को बेहद अमानवीय तरीके से दफनाया गया था। वो लाशें थी 49 साल की रोजलीन और 52 साल की पद्माम की। दोस्तों ये कोई हादसा नहीं था और न ही ये लूटपाट के इरादे से किया गया कोई कत्ल था, बल्कि ये अंधविश्वास के नाम पर दी गई एक खौफनाक नरबली थी। दोस्तों अभी तक आपने जो देखा वो इस खतरनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। जून 2022 का महीना था और कोची के पास कालडी इलाके के सड़कों पर 49 साल की रोजलीन अपनी रोजी रोटी के लिए घूम रही थी। रोजलीन सड़क किनारे और गलियों में घूम घूम कर लॉटरी बेचने का काम करती थी ताकि उसका हर दिन का गुजारा हो सके। वो अपनी मामूली सी कमाई से अकेले ही कोची में रह रही थी और बेहद गरीब और बेबस थी। एक दिन रोजलीन की मुलाकात मोहम्मद शफी नाम के एक साथी शख्स से होती है जो उसे पहले से थोड़ा बहुत जानता था। शफी ने रोजलीन की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उसे एक बड़ा लालच दिया। उसने कहा कि पतनमतिट्टा में एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग होनी है और अगर रोजलीन उसमें छोटा सा रोल करती है तो उसे पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। रोजलीन जैसी गरीब औरत के लिए जो दिन भर धूप में लॉटरी बेचकर कुछ रुपए कमाती थी, 10,000 की यह रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। रोजलीन इस झांसे में आ गई और वो बिना कुछ सोचे समझे शफी के साथ वहां के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह किसी शूटिंग के लिए नहीं बल्कि मौत के कुएं में कदम रख रही है। उस दिन के बाद से रोजलिन कभी लौटकर वापस नहीं आई। ठीक इसी तरह 26 सितंबर 2022 को कोची के एलमकुलम इलाके में 52 साल की एक तमिल महिला पद्माम भी अपनी किस्मत के भरोसे दिन काट रही थी। पद्माम भी इसी तरह सड़कों पर लॉटरी टिकट बेचने का काम करती थी और बेहद तंग हाली में जी रही थी। मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली पद्माम कोची में रहकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी। 26 सितंबर की सुबह पद्माम अपने घर से यह कहकर निकली कि वह कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रही है। दरअसल मोहम्मद शफी ने उन्हें एक काम के बदले 15,000 रुपए देने का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन जब उस रात पद्माम घर नहीं लौटी और उनका फोन भी बंद आने लगा तो उनका बेटा बुरी तरह घबरा गया। जब कई घंटों तक उनका कोई पता नहीं चला तो उनके बेटे ने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर पद्माम यानी अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। जब पद्माम का मोबाइल टावर डेटा निकाला गया तो पुलिस के हाथ एक बहुत ही बड़ा सुराग लगा। पुलिस को इलाके के सीसीटीवी फुटेज में पद्माम एक सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठती हुई साफ दिखाई दे रही थी। जब पुलिस ने उस गाड़ी की कड़ियों को जोड़ा तो पता चला कि उस गाड़ी को चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही मोहम्मद शफी था जो कुछ महीने पहले रोजलीन को भी इसी तरह बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस पूरी खौफनाक साजिश के पीछे जो दिमाग था वो 52 साल के एक शख्स का था। नाम था मोहम्मद शफी, जो एर्नाकुलम के पेरम्बावूर का रहने वाला था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक शफी कोई आम इंसान नहीं था बल्कि उसके खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी और गंभीर शोषण जैसे 10 से भी ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। उसकी क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक केस में उसने 75 साल की महिला के साथ दरिंदगी की और उस पर जानलेवा हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। एर्नाकुलम की तत्काल सिटी पुलिस कमिश्नर सी नागराजू ने मीडिया को बताया था कि शफी मूल रूप से एक विकृत मानसिकता का क्रूर इंसान है जिसे दूसरों की तकलीफ पहुंचाने में एक अजीब सा सुकून मिलता है। वह किसी को भी अपने जाल में फंसाने के लिए कोई भी झूठी कहानी गढ़ सकता है। शफी को बहुत अच्छे से पता था कि समाज के बेबस और गरीब लोगों को कैसे निशाना बनाना है और कैसे उनका भरोसा जीतकर उन्हें अंधेरे कुएं में धकेलना है। साल 2022 में उसने अमीर बनने की चाह रखने वाले लोगों को फंसाने के लिए एक नया और शातित प्लान तैयार किया। शफी ने फेसबुक पर श्रीदेवी नाम से एक महिला की फर्जी प्रोफाइल बनाई। उसने उस अकाउंट पर एक आम महिला की तस्वीरें डाली और उसे ऐसा दिखाया जैसे वो कोई बहुत ही साधारण और धार्मिक महिला हो। प्रोफाइल तैयार करने के बाद उसने एक ऐसे शिकार की तलाश शुरू की
जो अंधविश्वासी हो और जो अपनी परेशानियों से तंग आ चुका हो। तभी उसकी नजर पतरमतिट्टा जिले के इलंथूर गांव में रहने वाले 68 साल के भगवल सिंह पर पड़ी। भगवल सिंह इलाके का एक जाना माना पारंपरिक आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट था और उसे सोशल मीडिया पर कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। भगवल सिंह फेसबुक पर काफी एक्टिव रहते थे और शफी ने श्रीदेवी बनकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। भगवल सिंह ने जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। शफी फेसबुक पर उसकी कविताओं की तारीफ करता और धीरे धीरे उसने भगवल सिंह का पूरा भरोसा जीत लिया। बातों बातों में श्रीदेवी ने उनके घर की आर्थिक तंगी और भारी कर्ज के बारे में जान लिया। तब श्रीदेवी ने भगवल सिंह को अपने जाल में फंसाते हुए कहा कि मैं तुम्हें पेरम्बूर के एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिलवा सकती हूँ, जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा और तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भगवल सिंह ने यह बात अपनी 59 साल की पत्नी लैला को बताई और भारी कर्जे से परेशान यह दंपति उस फर्जी तांत्रिक से मिलने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद श्रीदेवी ने फेसबुक चैट पर भगवल सिंह को उस तांत्रिक का मोबाइल नंबर दिया। जब भगवल सिंह ने उस नंबर पर संपर्क किया तो दूसरी तरफ खुद मोहम्मद शफी था, जो अपनी आवाज बदलकर एक सिद्ध तांत्रिक होने का ढोंग कर रहा था। इसके बाद शफी खुद एक तांत्रिक के भेष में उनके घर इलंथूर पहुंच गया। उसने भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला के दिमाग में अंधविश्वास का ऐसा जहर घोला कि वो पूरी तरह उसके झांसे में आ गए। शफी ने उनसे कहा कि तुम्हारी गरीबी और सारे दुखों का सिर्फ एक ही अचूक इलाज है और उसके लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान यानी रिचुअल करना होगा। जब भगवल सिंह ने पूछा कि कैसा अनुष्ठान, तो शफी ने बड़ी ही शांति से कहा कि इसके लिए तुम्हें एक महिला की नर बलि देनी होगी। शफी ने दावा किया कि अगर तुम ये तांत्रिक क्रिया पूरा करते हो तो गुप्त शक्तियां खुश हो जाएंगी, तुम्हारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा और तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर किसी भी आम इंसान को ये जरूर लगता कि ये सरासर पागलपन और ढोंग भरी बातें हैं, लेकिन भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला पैसों के लालच में कुछ इस तरह अंधी हो चुकी थी कि उन्हें सैफी की सारी बातें सच लगने लगी। शफी ने उनके मन में छिपे हुए इसी लालच का फायदा उठाया और वो दोनों नरबली जैसे खौफनाक कदम को उठाने के लिए तैयार हो गए। जून 2022 में मोहम्मद शफी ने 49 साल की रोजलीन को 10,000 और एक शॉर्ट फिल्म में काम करने का लालच देकर इलंथूर में भगवल सिंह के घर बुला लिया। रोजलीन को लग रहा था कि वहां कोई वीडियो शूट होने वाली है जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, पर जैसे ही वो उस घर के अंदर पहुंची, वहां साजिश का वो खौफनाक जाल पूरी तरह से बंद हो गया। शफी, भगवत सिंह और उसकी पत्नी लैला ने मिलकर तंत्र क्रिया के नाम पर रोजलीन को असहनीय दर्द और यातनाएं दी। पुलिस की चार्जशीट में जो सच सामने आया वह रूह कपा देने वाला था। कातिलों ने हैवानियत की सारे हदें पार करते हुए इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकृत मानसिकता के तहत शव के कुछ हिस्सों के साथ घिनौनी हरकत की गई। इसके बाद सबूतों को मिटाने के लिए उन्होंने शव के अवशेषों को घर के ही पिछले हिस्से में एक गहरा गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे दफन कर दिया। इस खौफनाक वारदात के ठीक 3 महीने बाद यानी 26 सितंबर 2022 को शफी ने ठीक इसी तरह एक 52 साल की पद्माम को भी अपने जाल में फंसा लिया। उसने पद्माम को भी पैसे का वही लालच दिया और उन्हें गाड़ी में बैठाकर सीधे भगवल सिंह के घर ले आया। पद्माम को भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो कदम रख रही है वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। पर दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आखिर पहली नरबली देने के बाद दूसरी नरबली करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? दरअसल पहली तांत्रिक अनुष्ठान करने के बाद भी जब भगवल मान की आर्थिक तंगी दूर नहीं हुई तो शफी तांत्रिक ने उन्हें एक और अनुष्ठान करने के लिए मना लिया और यही कारण था कि दूसरी महिला को भी अनुष्ठान के लिए तैयार किया गया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस बार भी शफी की देखरेख में पद्माम के साथ घिनौना कृत्य किया गया, जिसमें भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने बराबर का साथ दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पद्माम को इलंथूर लाकर उनके साथ इतनी क्रूरता की गई कि उनके शव को कई हिस्सों में काट दिया गया। इस अमानवीय कृत्य के बाद उन्होंने पद्माम के अवशेष को भी घर के पिछले हिस्से में दफना दिया। जुर्म को छिपाने के लिए उन्होंने उस ताजा खोदी गई जमीन के ऊपर हल्दी और केले के पौधे लगा दिए ताकि किसी को भी वहां खुदाई का शक न हो। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला गांव में कुछ इस तरीके से आम जिंदगी बिताने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पद्माम के अचानक गायब होने के बाद जब उनका कोई पता नहीं चला तो उनके बेटे ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोची पुलिस ने इसे एक बेहद गंभीर मामला मानते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले पद्मा का मोबाइल नंबर ट्रैक किया ताकि उनकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके बाद जब पुलिस ने उस इलाके के मोबाइल टावर डेटा और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा सुराग हाथ लगा। एलम इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में पद्माम साफ तौर पर एक सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठती हुई दिखाई दे रही थी।
फुटेज में गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने तुरंत उस गाड़ी का पता लगाना शुरू किया और पता चला कि वह गाड़ी मोहम्मद शफी के एक रिश्तेदार की थी, जिसे शफी मांग कर लाया था। इस सुराग ने पुलिस के शक का रुख सीधे पेरम्बावूर के रहने वाले मोहम्मद शफी की तरफ मोड़ दिया। जब पुलिस ने मोहम्मद शफी का बैकग्राउंड चेक किया तो उनके होश उड़ गए। उनके खिलाफ पहले से ही चोरी और गंभीर शोषण जैसे 10 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे और वो एक हिस्ट्री सीटर था। पुलिस ने बिना एक पल गवाए शफी को अपनी कस्टडी में ले लिया और उससे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में शफी ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन का पुख्ता वैज्ञानिक डेटा रखा तो वो बुरी तरह टूट गया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। शफी ने बताया कि उसने सिर्फ पद्मा ही नहीं बल्कि जून के महीने में रोजलिन नाम की एक और महिला को भी इस खौफनाक तांत्रिक अनुष्ठान का शिकार बनाया था। उसने साफ साफ कबूल किया कि दोनों महिलाओं के पार्थिव अवशेष इलांथूर के भगवल सिंह के घर के पिछले हिस्से में दफनाए गए हैं। 11 अक्टूबर 2022 की वो दोपहर जब पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इलांथूर में भगवल सिंह के घर पहुंचे तो पूरा गांव सन्न रह गया। पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और शफी के बताए मुताबिक घर के पिछले हिस्से में खुदाई का काम शुरू किया गया। कुछ ही घंटों की खुदाई के बाद जमीन के नीचे से इंसानी जिस्म के टुकड़े और सड़े गले अवशेष बाहर निकलने लगे, जिसने वहां खड़े हर इंसान की रूह कपा दी। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत उन अवशेषों को अपने कब्जे में लेकर डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया, जिससे ये पूरी तरह साफ हो गया कि ये लाशें गायब हुई रोजलिन और पद्माम की ही थी। पुलिस ने इस खौफनाक और रूह कपा देने वाले मामले में मास्टरमाइंड मोहम्मद शफी, भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जनवरी 2023 में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत में अपनी पहली 1600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद जब पुलिस ने इस केस की दूसरी चार्जशीट अदालत के सामने पेश की तो उसने पूरे देश को दोबारा हिलाकर रख दिया। करीब 3000 पन्नों की इस बेहद भारी भरकम चार्जशीट में पुलिस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि आरोपियों ने नर बलि देने के बाद इंसानी मांस को पकाया और खाया भी था। इसके साथ ही इस केस में गैंग रेप की बेहद संगीन धाराएं भी जोड़ दी गई। इस चार्जशीट में करीब 200 गवाहों के बयान और 130 से भी ज्यादा पुख्ता दस्तावेज शामिल किए गए थे ताकि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इन 3 आरोपियों पर दोहरे हत्याकांड, अपहरण, गंभीर प्रताड़ना, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 9 मार्च 2026 को केरल के एर्नाकुलम एडिशनल सेशन कोर्ट में इस बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाले मामले की कानूनी सुनवाई यानी ट्रायल शुरू हो चुकी है। तीनों आरोपी अदालत के सामने पेश किए गए और उन्होंने जेल से बाहर आने के लिए कई बार जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन अदालत ने हर बार उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि केरल हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया कि यह समाज के खिलाफ एक बेहद क्रूर और अक्षम्य अपराध है। फिलहाल इस केस की अदालती सुनवाई चल रही है और पूरा देश इन आरोपियों के लिए कानूनन सख्त से सख्त सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये थी कहानी केरल के इलंथूर गांव में अंधविश्वास के नाम पर की गई उस खौफनाक नरबली की, जिसने 21वीं सदी के आधुनिक भारत को शर्मसार कर दिया। 2 गरीब और लाचार औरतें जो अपनी मेहनत की कमाई से रोजी रोटी चला रहे थे, उन्हें बहला फुसला कर चंद रुपए का लालच दिया गया और इस अंधविश्वास के गंदे खेल में उसे बेरहमी से बलि दे दी गई। मोहम्मद शफी जैसा सातिर और विकृत मानसिकता का अपराधी, जिसने अपनी क्रूरता की भूख को शांत करने के लिए 2 बेकसूर महिलाओं को मौत के कुएं में ढकेल दिया। दूसरी तरफ भगवल सिंह और लैला जैसे पढ़े लिखे लोग जो समाज में थेरेपिस्ट और कवि के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। सुख समृद्धि और धन दौलत पाने के इस लालच ने आज उन्हें जेल की सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा गुनाह जिसे ये समाज और कानून कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है कि 21वीं सदी की इस आधुनिक भारत में भी लोग नरबली जैसे खौफनाक प्रथाओं पर आखिर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इतनी शिक्षा और इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें आखिर इतनी मजबूत कैसे है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि हमेशा समाज की कमजोर और गरीब औरतें ही इन ढोंगियों का पहला शिकार आखिर कैसे बन जाती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से 2021 के बीच हमारे देश के करीब 103 अंधविश्वास और नरबली से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। यह साफ दिखाता है दोस्तों कि इलंथूर का ये घटना कोई एकलौता मामला नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा खतरनाक पैटर्न है जिसे हमें हर हाल में रोकना ही होगा। इसके लिए हमें शिक्षा, जागरूकता और सख्त सख्त कानूनों की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी बाबा, तांत्रिक या जादू टोने के जाल में फंस रहा है तो उसे तुरंत रोकिए और समझाइए, क्योंकि अगर आज हम लोग चुप रहे तो अगला शिकार हमारे ही परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। अंधविश्वास का यह अंधेरा सिर्फ एक कानून बनाने से भी खत्म नहीं होगा,
बल्कि इसके लिए हमें और आपको खुद अपनी सोच को बदलना होगा। याद रखिए, आपकी एक समझदारी और आपकी सतर्कता ही किसी की जान बचा सकती है और इस समाज को एक बहुत बड़े गुनाह से सुरक्षित रख सकती है। तो दोस्तों, आपने इस केस से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो पर एक लाइक और अपने लोगों को जागरूक करने के लिए एक शेयर तो बनता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्राइम से जुड़ी सारी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।